भारतीय संविधान के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जिसके तहत आज उसका रिवीजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय संविधान का निर्माण के संबंध में कहा जाए तो 1922 में महात्मा गांधी के अनुसार भारतीयों का अपना एक संविधान होना चाहिए। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान के अनुसार सिद्धांतों और लक्ष्यों का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रथम है संघ संविधान समिति, दूसरी है प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी है संघ शासित समिति, चौथी मूल अधिकारों व अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, पांचवी है प्रारूप समिति इत्यादि। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई योजना के अनुसार देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। विभाजन के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई, जबकि प्रारंभ में इसकी संख्या 389 थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा। इसे याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष में 12 दिन कम, ऐसे सोचेंगे तो ये याद हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर ही मात्र 114 दिन तक चर्चा चलती रही और 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश के लिए लागू कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि 2 महीना रुका क्यों गया, जिसके संबंध में नोट में मैंने मेंशन किया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो जाने के पश्चात भी इसे 2 माह तक स्थगित रखा गया, जिसका कारण था 1930 में इसी तारीख अर्थात 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था और इसीलिए इस तारीख को ऐतिहासिक बनाने के दृष्टिकोण में उस समय यह विचार हुआ। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने फैसला लिया कि भारतीय संविधान भले ही 26 नवंबर 1949 बन गया है, लेकिन 2 माह रुककर इसे लागू किया जाएगा, जिसके तहत 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन याद रखा जाएगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भी महत्व दिया गया। ऐसा नहीं कि 26 नवंबर 1949 को कोई महत्व नहीं दिया गया। इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसे संविधान दिवस कहते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि संविधान दिवस किसे कहा जाता है, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर सन 1949 को इस दृष्टिकोण से 26 नवंबर को एक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। अगले नोट बिंदु में मैंने मेंशन किया है कि संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु 2 लोग ऐसे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। इन दोनों की कहा जाए तो संविधान निर्माण में अहम भूमिका देखी गई है। अदर नोट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं स्टूडेंट्स। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता, समझौता और समन्वय की भावना। आपस में समझौता और समन्वय के दृष्टिकोण से सभी धर्म के लोग साथ बैठ के संविधान को निर्मित कर रहे थे। धर्म और जाति और ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर संविधान को निर्माण करने की भावना दिखी। एकता का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप इस संविधान के निर्माण में बना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कही जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण संविधान की व्याख्या या संक्षिप्त आकार रूप प्रस्तावना को प्रस्तुत कर दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए संविधान को पूरी तरीके से समझ लेते हैं। एक प्रकार से ये उसकी सार है। संविधान सभा की आधारशिला की तारीख थी 13 दिसंबर 1946
जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता, हमेशा याद रखिए क्वेश्चन 2 से 4 बार जरूर एग्जाम में पूछा गया है। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? तो बी.एन. राव, द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज बी.एन. राव। संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संख्या है 12। संविधान निर्मात्री सभा का 12वीं व अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान निर्मित होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। इसके बाद मैंने आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन कराया। मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों में बनाई गई थी, 85 वर्ड से बनाए गए थे, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ दिया गया। इस संशोधन से प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह लचीला व अचल का सामंजस्य बोला जाता है। इसे लचीला इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में बदलाव यानी अमेंडमेंट हो सकता है। अचल इसलिए कहा गया कि प्रस्तावना में 1976 के बाद हुए 3 शब्दों का संशोधन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता के साथ यह घोषित कर दिया गया कि भारतीय संविधान के साथ साथ भारतीय प्रस्तावना में अब कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। संविधान में बदलाव संभव है, लेकिन प्रस्तावना के अनुरूप ही संविधान में बदलाव होगा। मतलब कि अगर ये कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र है, तो किसी भी तरीके से भारत में कोई और तंत्र कभी नहीं स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावना को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सत्ता के स्रोत। अगर हम सत्ता के स्रोत की बात करें तो सत्ता के स्रोत हैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। राज्य और सरकार के स्वरूप की बात करें तो राज्य सरकार का स्वरूप संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। शासन व्यवस्था के लक्ष्य की बात करें तो न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराया जाएगा, सभी कोई व्यक्ति और की गरिमा और राष्ट्रीय एकता बनाई रखी जाएगी। संविधान को अधिनियमित किया गया यह पता चलता है क्योंकि कहा गया कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित कर दिया गया। इससे संविधान की प्रस्तावना लिखित है ये पता चलता है। इसके बाद हमने आपको मूल अधिकारों का वर्णन किया। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों का शोध अमेरिका को माना जाता है, अर्थात अमेरिका से मूल अधिकारों का चयन कर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकारों का अर्थ वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों को राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता वे मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, 12 से 30 और 32 से 35, 31 अब हटा दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44 से संविधान संशोधन 1978 होगा, ये 78 लिखा है, यहाँ पर 70 लिखा है। 1978 द्वारा संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को अग्रलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त होते हैं और वो 6 मूल अधिकार, सबसे पहला है समानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 23, 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन किया गया अनुच्छेद
25 से 26 में। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, वर्णन 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार छठा है जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 से 35 में। इस क्रम में मैंने आपको समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सबकी समान होने की बात कहता है कि लॉ के समक्ष सभी इक्वल हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का निषेध किया जाता है, यानी छूआछूत नहीं होगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का निषेध। इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। शिक्षा और सेना के अतिरिक्त छोड़ के उपाधियां और कहीं अन्यत्र नहीं दिया जाएगा। इन पांचों अनुच्छेद से एक बात क्लियर होता है, वो ये कि कानून सबके लिए बराबर है और भारत में कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा 16 में जो कहा गया कि राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर है, इससे स्पष्ट होता है कि आरक्षण की बात नहीं की गई। आरक्षण संविधान के अनुसार नहीं माना गया। लेकिन 16(4) में ही वर्णन किया गया है कि पिछड़े वर्ग और सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ समय के लिए उन्हें समाज के अग्रणी समाज के साथ जोड़ने के लिए विशेष तरजीह दिया जाएगा। आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन यह सीमित समय के लिए ही होगा, जिसका उद्देश्य सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, और सामाजिक न्याय के इस पैमाने के साथ देखने की वजह से आरक्षण को स्वीकारा गया है। और आरक्षण इस स्थिति में गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि कालांतर में जो पिछड़ गए हैं उन्हें कुछ मौका देना चाहिए, जिससे कि वो आगे आ सके और वो बराबर हो सके। इससे हमारे कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार के भेदभाव को हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम आरक्षण को कुछ समय के लिए लागू करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और बात जो अस्पृश्यता के संबंध में रखी गई, वो 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित करके किया गया। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति जनजाति विरोधक कानून 1989 का नाम दिया गया। इस प्रकार से अस्पृश्यता को उन्मूलन के दृष्टिकोण से कठोर प्रावधान बनाए गए। इसके बाद मैंने आपको स्वतंत्रता के अधिकारों के विषय में पढ़ाया था। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, उसके विषय में मैंने आपको बताया था। पहला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर अस्त्र शस्त्र सहित शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी रखी गई है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र रखना उचित नहीं है, गलत माना जाएगा। लेकिन यहीं पर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर संस्कृति अनुकूल अस्त्र शस्त्र रखा गया है तब आप सम्मेलन में जा सकते हैं। जैसे कि सिख समुदाय में कृपाण रख के चला जाता है तो वो मान्य होगा। इसी प्रकार से नागा साधुओं के द्वारा तलवार लेके चलना और शैव संतों के द्वारा त्रिशूल का प्रयोग करना अपने संग में ये स्वीकार आ जाएगा, क्योंकि ये संस्कृति के तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व होने की वजह से, कल्चरल ट्रेड्स होने की वजह से यह स्वीकृति मिली हुई है। इसके बाद 1903 में कहा गया है समुदाय और संघ को भी निर्माण करने की अनुमति दी जाती है। 1904 में कहा गया कि भारत राज्य क्षेत्र में आक्रमण करने की स्वतंत्रता है, यानी आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं किसी भी स्थान पर कहीं जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। 5वें में कहा गया भारत क्षेत्र में आबाद लंबी अवधि निवास करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, यानी भारत में सिर्फ घूमने के पर्पस क्या जाने आने नहीं, बल्कि आप जहां चाहे उस क्षेत्र में लंबे समय तक निवास कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(6) में कहा गया वृत्ति व आजीविका का कारोबार की स्वतंत्रता दी जाती है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। इस प्रकार से आप कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है।
इसके बाद कहा गया कि एक नोट में कि टेलीफोन टेपिंग व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन माना गया है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में स्वतंत्रता के अधिकार विशेष तथा अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के संबंध में अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा। इसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 को भी स्टडी करना होगा। 22 3 अनुच्छेद और हैं इस खंड में। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है, यानी अपराध करते हैं अगर आप, तो आपके अपराध को किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय के लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 और एक महत्वपूर्ण बात कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के बाद किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी अगर कोई क्राइम किया है और उससे न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया, उस अवस्था को छोड़कर उसके शरीर पर उसकी दैहिक स्वतंत्रता है और उसके शरीर पर किसी का भी कोई भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, वो चाहे राज्य हो, सरकार हो या आमजन हो। इसमें जीवन के अधिकार में आवास के भी अधिकार को सम्मिलित किया है। इस प्रकार से यदि उसके रहने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, उसके द्वारा आवास से स्थान से किसी को या समाज को या राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है, तो उसको भी उस स्थान से रहने से नहीं हटाया जाएगा। अब 44वें संविधान संशोधन 1978, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, 1978 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 इमरजेंसी में भी नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 22 कहता है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अर्थात बंदी बनाने के कारण किसी को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। किसी भी व्यक्ति को सरकार जब तक उसके कारण को ना बताएगा कि उसने अपराध का क्या कारण है जिसकी वजह से उसको बंदी बनाया गया, तब तक चाहे पुलिस हो चाहे सरकार उसे बंदी नहीं बना सकता। इसके बाद हमने आपको आज जो पढ़ाना है यानी अगले क्लास में वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्टूडेंट्स यहीं रुकेंगे और फिर अब आगे बढ़ेंगे।